भारत के लिए कोरोना से ज्यादा बड़ा खतरा है ये? देखिए, आपने मुद्दा बहुत सही उठाया है, लेकिन सवाल है कि आपने सवाल सुनवाया नहीं है। किस कॉन्टेक्स्ट में मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने क्या कहा, ये आपने हमें नहीं सुनवाया। आपने केवल जवाब सुनवाया। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पहले हमें जरा सवाल सुनवा दीजिए, फिर हम समझ जाएंगे कि जवाब उनका क्या है पूरा का पूरा। दूसरी बात, आपने मजहब पर कहा, तो इस देश का बंटवारा जो आपने 1947 में करवाया वो मजहब के नाम पर ही हुआ। पाकिस्तान जो बना वो मुस्लिम लीग के ही किसी बंदे ने मांगा, और आपने एक पाकिस्तान नाम का देश जो है धर्म के नाम पर बनवाया। आज जो धर्म के ठेकेदार आप बने हैं, आप आज सवाल उठा रहे हैं कि मजहब पर यह देश चल रहा है। यह देश आज से नहीं चल रहा है। 1947 और शायद 1947 के बहुत पहले हमारे यहाँ राम मंदिर पर हमला हुआ, बाबरी मस्जिद बनाया गया, या उसके और पहले मोहम्मद गोरी जैसे लुटेरे यहाँ आए। आप कह रहे हैं मजहब आपके आज की बात है। मजहब जमाने से चलता यहाँ आ रहा है, और जमाने से मैं तो कर रहा हूँ, सदियों से चलता आ रहा है। अच्छा शर्मा साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ जी। आपने कहा, आपने जो मजहब के हवाला दिया, आप मुझे बताएं कि तब भी ये क्यों हुआ था, तब ऐसा क्या हो रहा था और अब ऐसा क्या हो रहा है? आपने नहीं देखा कि भारत में कितना जुल्म किया जा रहा है माइनॉरिटीज पे, खास तौर पे मुसलमानों पर? आप भूल गई जो पाकिस्तान में हो रहा माइनॉरिटीज पर। कितने माइनॉरिटीज हिंदू बचे हैं वहां पर, जरा आप मुझे बताएंगे क्या हो रहा है पाकिस्तान में? डॉक्टर फिजा, आप मुझे बता दीजिए कि कितने हिंदू बचे हैं। या तो हकीकत को रखा जाता है, हकीकत हो कि तुम्हें यकीनन याद होगा। सुन लीजिए, हमारे यहाँ मुसलमान 30 करोड़ से ज्यादा हैं। शायद आपकी पूरी जनसंख्या भी नहीं होगी 30 करोड़। आप मुसलमानों के ठेकेदार बनी हैं। आप मुझे बताइए कि 30 करोड़ जनसंख्या है क्या आपके यहाँ मुसलमानों की? जी ब्रिगेडियर साहब, देखिए, मुसलमानों ने वोट इसलिए दिए कि आपके गुंडे जो आरएसएस विंग के थे, जितने गुंडे थे, उन्होंने को थ्रेट किया था कि जी अगर आप हमें वोट नहीं दोगे, हम आपको देख रहे हैं, आपको मारेंगे। इस तरह आपने वोट दिया है। ये जो नरेंद्र मोदी और इनका जो 5 लोगों का टोला है, तो छोड़ दें। ये आपको कंप्लीट तबाही की तरफ लेके जा रहा है, जिससे ये हिंदू इत्तेहाद पसंद दहशतगर्द, आपको जो प्राइम मिनिस्टर है, इसकी सोच ये है कि सिर्फ हिंदुओं को लेकर चलो, हिंदुओं को लेकर चलो और तमाम माइनॉरिटी को निकाल दें। मेरे ख्याल में कल शैलेंद्र खड़े यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे क्या हिंदुओं का, सिखों का आपने हाल किया है? 84 में जब गोल्डन टेम्पल में आप गए थे, अभी आपने पंजाब में देखा कहते सिख खड़े हुए थे। आप तो अपने दलित को नहीं छोड़ते हैं, अपने रिलीजन को नहीं छोड़ते हैं। आपने दलित के साथ क्या किया? उन बेचारों को आपने क्या हाल किया हुआ है? इसके अलावा आपने इस वक्त इसको सीए को देखें, आप एनएलसी को देखें, पीआरसी को देखें, आपने कश्मीर को किया। तो आप तो पूरा के पूरा चाह रहे हैं कि इंडिया को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी का जो आपको तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप देखें तो इस वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर हर दफ़ा आपको पैगाम देता है, अमन का देता है, आप उसको गलत समझते हैं, बड़े कमजोरी की बात है। आपने 27 फरवरी को देख लिया, अभी आपके अमीर शाह ने ट्वीट किया, आपके अमीर शाह ने ट्वीट किया कि जी हम पाकिस्तान में इजाजत मिल हमला करने की, तो करें ना, हमला करके दिखाएं, फिर आपको पाकिस्तान की फौज बताए और एयरफोर्स बताएगी कि आपका क्या हौला होता है। इसलिए ये बातें छोड़ दें गिदड़ भड़कियां। पाकिस्तान का वो पता है भी बैटल हार्डन। और दूसरी बात शर्मा साहब, दूसरी बात है कि इस टाइम पे पूरी दुनिया को कोरोना से निपटने की पड़ी है, और मोदी के सर पे अभी भी जंग सवार है, मोदी के सर पे अभी भी हमले सवार है। किस किस्म की नफसियात है आपके वजीर आजम की? शर्मा साहब, मैं तो हैरान होती हूँ। इस टाइम पे सिर्फ कोरोना के बारे में सोचे और किसी चीज के बारे में ना सोचे। कभी चीन से पंगा किया जा रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा आपके सर पे सवार रहता है। चाइना से मार खाते हैं जाके, चाइना को तो आप संभाल नहीं सकते। संभालने ने जो आपको हाल किया, कौन करता है शर्मा साहब? पाकिस्तान की तरफ। अच्छा चले शैलेंद्र साहब, ठीक है, आप तीनों का पॉइंट आ गया। मैं शैलेंद्र साहब को भी शामिल गुफ्तगू करती हूँ, काफी देर से वो खामोश हैं। आपकी तरफ आ रही हूँ कर्नल साहब। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा डिस्कशन में देख रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा आपने बिल्कुल अच्छी शुरुआत करी कि हम देशों को किस तरह अच्छी दिशा में ले जा सकते। मेरे ख्याल हम अपने मुद्दे से भटक रहे हैं। हम सिर्फ आपस में ट्रेडिशनली अभी, और मुझे अब अनफॉर्चुनेटली लग रहा है शायद फ्यूचर भी ब्लीक है, कि हम सिर्फ एक दूसरों में गलतियां निकालने की कोशिश करें और उन गलतियों को हेट्रेड में बदल दें, जो दोनों ही देशों के लिए बहुत ही हानिकारक है। जहां तक आपके स्पेसिफिक सवाल को अगर मैं ले लूं कि किसी बेचारे इंसान की अगर मौत हो गई और उसे एक बिल्कुल इज्जत की दफन मिलनी चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है, उसको जरूर मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी रिलीजन का हो। लेकिन हर एक को ये हक है कि उसको इज्जत के साथ दफनाया जाए, इज्जत के साथ जलाया जाए, इज्जत के साथ उसका दाह संस्कार किया जाए, इसमें कोई डाउट नहीं।
और अगर कहीं भी गलती हुई है मैं आपके इस टीवी फोरम पर माफी मांगूंगा उस आदमी से जिस आदमी के साथ ये जाती है। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश का ये कैरेक्टर ही नहीं है कि किसी को गलत तरीके का कोई भी उसका रिलीजियस लाइंस के ऊपर बहिष्कार। शैलेंद्र साहब, आपने बड़ा आला ज़र्फी का मुजाहिरा किया, लेकिन मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आपके देश का अगर एक कैरेक्टर है तो आपके देश में ऐसा हुआ कैसे? मैं उसी पर आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था कि आपको कैरेक्टर मुझे प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें दिखती हैं लेकिन दिखाई नहीं देती। मैंने कैसे और मेरे देश ने अपना कैरेक्टर दिखाया जब कारगिल में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के उन सभी सोल्जर्स को कांधा दिया, इज्जत के साथ दफनाया, क्योंकि किसी को ऐसा लगा कि अगर हम ये कह देंगे कि ये सैनिक हमारे हैं तो शायद इज्जत कम हो जाएगी, जबकि इसमें इज्जत कम नहीं होती। हम सब आपसे जवाब लूंगी इसका। नहीं, आप जवाब लीजिएगा, सुन लीजिए। मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर बताया, आप कंप्लीट कीजिए। जी। मैं किसने गलती करी मुझे नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करना। मैंने सिर्फ अपना कैरेक्टर बताया, मेरे देश का, क्योंकि मैं वहां था, मैंने ये काम किया है, इसलिए मुझे ये बात पता है। जहां तक आ गई बात कि अथर काज़मी साहब ने बड़े अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं, और अगर वो 99 की किसी भी इंसिडेंट्स को वो अब अगर नरेट कर रहे हैं, तो मैं फिर से कहूंगा, रिकॉर्ड पर है कि उस फादर की, उन 2 बच्चों की जो डेथ है, वो मेरे देश में पूरे देश ने उसको कंडेम किया, पूरे देश ने खुलकर कंडेम किया कि ये गलत नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं, क्या ये कैरेक्टर हम क्या एक दूसरे से सीख नहीं सकते? आप जहां तक लड़ाई की बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, कि लड़ाई करनी है तो कर लीजिए, मेरे ख्याल आप और मैं उस फौज के लोग हैं जो सेंसिबली ये जरूर जानते हैं, लड़ाई किसी भी मुद्दे का पूरा सोल्यूशन नहीं हो सकता, चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, हो ही नहीं सकता। और ये तो भी फिर आपका नरेंद्र मोदी हर वक्त उसके सर पे जुनून क्यों सवार रहते हैं? हर वक्त हम लोग की धमकियां देने की वजह क्या है? शैलेंद्र साहब, आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू करें, यकीन जानिए, मुझे आपकी गुफ्तगू अच्छी लग रही है, लेकिन सॉरी टू से आपकी जैसी सोच रखने वाले भारत में कितने परसेंटेज आप बता दें। ब्रिगेडियर साहब आप बताइएगा, फिर अगर आपकी तरफ आती हूँ, देखें कितने % लोग आपके वाली सोच रखते हैं? शैलेंद्र साहब, डॉक्टर फिजा, बात यह है, देखें यही मैं बात करता हूँ कि बिल्कुल ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने और चीफ आर्मी स्टाफ ने अमन का पैगाम दिया। जब अभिनंदन को पकड़ा तो अगले दिन ही छोड़ दिया, चलो वी गिव अ जस्ट पीस चैचर। क्या इस पे शायद वो ख्याल है, उस पर भी कमजोरी समझ, और उस पे भी भारतीय मीडिया ने क्या खबरें चलाई, आपको याद होगी, मतलब जज्बे खैर सगाली के तहत छोड़ा गया और वो कहते डर गए हम। क्यों डरेंगे भाई? अगर देखें कैरेक्टर की बात है तो जिस हालत में वो गिरा हुआ मिला था हमें, हमने उससे डरना था। कर्नल शैलेंद्र बात ठीक करेंगे, ये कैरेक्टर की बात है तो आप बताएंगे जो मुसलमानों को जिस तरीके से बेदर्दी से सड़कों पर मार के, डंडे मार के मार दिया जाता है, अगर कोई गाय लेके जा रहा है उस गरीब को मार दिया जाता है, उसके बाद जो जुल्म होता है, अभी दिल्ली में इसका जवाब शर्मा साहब आपसे लूंगी, जरा सुनिएगा ब्रिगेडियर साहब के पॉइंट्स। ये जो एक इंतहा पर सोच है जो नरेंद्र मोदी ने और इनके साथ जो अमित शाह है, राजनाथ सिंह है, अजय डोभाल है, ये जो अब इनकी सोच है इसको बदलने की जरूरत है, तभी ये 2 मुल्क रह सकते हैं। दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं, हमें पता है कि हमारी फौज कैसी है, आपको पता है कि आपकी फौज कितनी कमजोर है, वो लड़ाका भी नहीं, सिर्फ नहिते कश्मीरी औरतों बच्चों बूढ़ों को मार सकते हैं, इसके अलावा तो कोई करना नहीं है। ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1999 भी आपसे हार गए। 1999 में किसने हार गया? कारगिल में आपको कितनी मार पड़ी, भूल गए? आपको क्या पीछे भागते फिर उसके बाद आप 16 सफाई की बात करें, ये बात ना करें। उसके बाद कारगिल पे आप जाके कारगिल स्टार्ट किसने किया था? आप हारने का तो आप लड़ाई करते हैं। उसके बाद ये 27 फरवरी को आप देख लें, अभी आपने क्या सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, अब सर हमारे वजीर आजम ने तो आपको पेशकश की इंसानी हमदर्दी के तहत, अब थोड़ी इंसानियत आपके वजीर आजम मोदी साहब को भी दिखानी चाहिए, या मैं कहूँ कि या समझूं कि उनमें इंसानियत बाकी रही नहीं है। जवाब दे देता हूँ आपको, थोड़ा पीछे से चलते हैं। आपने कहा कि मुसलमानों पर जोर और जुल्म हुए हैं इस देश में। इस देश में कितने राष्ट्रपति मुसलमान हुए आपको जानकारी है? 3 से 4 लोग जो हैं मुस्लिम राष्ट्रपति हुए। अब्दुल कलाम साहब, फखरुद्दीन अली अहमद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, ये सारे के सारे मुसलमान थे। आपने कहा दलितों पर जुल्म हो रहे हैं,
इस देश के मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दलित समुदाय से ही आते हैं। आपको समझना होगा। आपने कहा कि मुसलमान, यहाँ का मुसलमान अजीम प्रेमजी है जो विप्रो का चेयरमैन है। यहाँ का मुसलमान सिप्ला चेयरमैन यूसुफ हमीद है। आपके यहाँ अजीम प्रेमजी कहाँ है? आप मुझे बताइए कि क्या कोई ऐसा मुसलमान है आपके देश में विप्रो के बराबर का? आपने कहा कि मुसलमानों पर जुल्म, 130 करोड़ की घटनाओं में अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि ग्राहम स्टेंस की हत्या हुई। उस भाई साहब ने अभी तक ये नहीं बताया कि उसका जो आरोपी दारा सिंह था उसको कौन सी सजा मिली, उसको सजाए मौत मिली। ये क्यों भूल जाते हैं? इस देश में न्याय होता है। हाँ, मानते हैं कि 130 करोड़ की जनसंख्या में कहीं ऊंच नीच हो सकती है, लेकिन केवल निचाई को दिखाना सही नहीं है। आप उस अच्छाई को दिखाइए जहां विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी भी हैं। अब क्या चाहिए उनको पाकिस्तान से? बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा कि गुर्बत और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको कुछ डेटा हम आपसे शेयर कर लेते हैं, शायद आपको पता चल जाए कि भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। ये बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। हमारी जो जीडीपी है वो करीब करीब 2972.1 बिलियन डॉलर की है और आपकी जीडीपी 284 बिलियन डॉलर की है। तो बड़ा फर्क है। इस फर्क को आप समझिए और महसूस कीजिए। आपकी आबादी भी तो एक अरब कोई 50 करोड़ है। आपकी आबादी ज्यादा है। बिल्कुल मैं वही कहने लगी थी। जनरल राज कादियान अक्सर आते हैं प्रोग्राम में तो कहते हैं फिजा वो बड़ा देश है, तो फिर यहाँ पे भी कहते हैं कि आपका देश बड़ा आबादी के लिहाज से। आपको समझना होगा कि आप कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ हैं। आप पहले समझे कि हम कहाँ खड़े हैं। और टॉयलेट से बनवाते हैं, फिल्में बनती हैं, टॉयलेट एक प्रेम कथा। जीडीपी में इतनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है तो वो टॉयलेट्स नहीं बनते और आप टॉप 40 में भी नहीं हैं। आप 40 की बात नहीं है। आप इस खत्ते में अमन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये बताइए ना नीरज साहब। आप ये बताएं कि भूटान से आपकी लड़ाई है, उसके बाद नेपाल से आपकी लड़ाई है, बांग्लादेश भी आपसे नाराज हो गया, चाइना आपसे नाराज है, पाकिस्तान नाराज है। ये हेजमोनिक डिजाइन खत्म कर दें। ये इस तरह कामयाबियां नहीं होती हैं। अपने अवाम की तरक्की के लिए बैठ के मसाइल का हल निकालें। लास्ट कमेंट चाहूंगी तो मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। अतर काज़मी आपका लास्ट कमेंट। बांग्लादेश तो आपके खिलाफ हो गया। ये चलिए नीरज कुछ गुफ्तगू अगले प्रोग्राम के लिए बचा के रख लीजिए, नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए बचा के रख लीजिए। जी अतर काज़मी आपका लास्ट कमेंट। असल में इशू ये है कि हम मोदी जी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये वो मोदी जी हैं जो कह रहे थे कि बादल थे, बारिश हो रही थी तो मैंने अपने लड़ाका त्यारे भेज दिए, मैंने कहा रेडार में नजर नहीं आएंगे। तो ये इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उस शख्स से हम कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया ऐसे बंदे से, उनसे भी आपको ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बिखरे कर देंगे, इससे बिखरे करके कर देंगे। पर चलने के लिए भी चीन चाहिए, हमें चीन की जरूरत नहीं है। जी नीरज जी, आपको यकीनन चीन की जरूरत नहीं है, पर मसला ये है कि आप इसी तरह चलते रहे तो आपका अपना मुल्क नहीं रहेगा। और आज से 100 साल के बाद लोग आपकी ये वीडियो देख रहे होंगे और कह रहे होंगे जब इंडिया टूट रहा था तो आप अमेरिका के पीछे जाना छोड़ दें, वो आपको मिसयूज कर रहे हैं। प्रॉक्सी मत बने, बहुत बड़ी मुल्क हैं आपके साथ। जिस अभी तक आप चाइना के साथ जा रहे हैं, पाकिस्तान का सीपैक आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हैं सीपैक ना बने, अमेरिका आपको यूज कर रहा है। आप अपनी पॉलिसी खुद बनाएं और फिर आप हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। ठीक है जी, क्लोजिंग का वक्त हो गया। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया।